हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई एडवांस्ड के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम ये जेईई 2019 का है। लेट एपी ए कॉमा डी डिनोट द सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ग्रेटर देन 0 इफ AP13 इंटरसेक्शन AP25 इंटरसेक्शन AP37 इज इक्वल टू APAD, देन द वैल्यू ऑफ A प्लस D इक्वल्स। तो इस क्वेश्चन में जो ये AP13 लिखा है ये क्या है? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अगर मैं AP13 को एक्सपैंड करके लिखूं तो सेट कैसा हो जाएगा? पहला टर्म होगा 1, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 7, और इसका अगर मैं कोई एक जनरल टर्म लूं तो वो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 के, और इस तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये कौन सा सेट हुआ? ये हुआ AP13 सेट। इसका मैं नाम अगर कुछ अलग से S1 कर दूं तो ये ऐसा हो गया। उसी तरह दूसरा सेट जो S2 होगा वो क्या हो जाएगा? उसका फर्स्ट टर्म होगा 2, कॉमन डिफरेंस है 5, यानी कि 2, 7, 12 इस तरह का सेट होगा। फिर तीसरा सेट एक S3 होगा, उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? उसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 7, यानी कि सेकेंड टर्म हो जाएगा 10, फिर होगा 17, इस तरह का टर्म आएगा। तो ये आपको 3 सेट हो गए, S1, S2 और S3। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इन तीनों का इंटरसेक्शन जो एक नया सेट होगा वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, और आपसे A प्लस D की वैल्यू पूछी गई है। तो S1, S2, S3 को हम लोग इस तरह से एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। S1 जो सेट होगा उसके एलिमेंट का जनरल टर्म क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 के। S2 जो सेट होगा उसका जो एलिमेंट है वो 2 प्लस 5 के टाइप का होगा, और S3 जो सेट होगा उसका जो एलिमेंट होगा वो 3 प्लस 7 के टाइप का होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, ये जो एक नया सेट बनेगा जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों होगा वो भी मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा। तो ये जो नया सेट बना है, मान लेते हैं कि इसका नाम है सेट S। तो उस सेट S का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अब आपको इस 3 सेट का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। और हम लोग जानते हैं कि जो इंटरसेक्शन लेने का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को आप सीक्वेंशियली भी कर सकते हैं। सीक्वेंशियली का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन ने ये बोला है कि तुम इस तीनों सेट का इंटरसेक्शन लो। तो आप क्या कर सकते हैं? पहले S1 और S2 इसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए कि इसका इंटरसेक्शन लिया, एक नया सेट आ गया, उसका नाम हम लोग कर देते हैं M, ठीक है। तो अब ये जो नया सेट M आया, इसका इंटरसेक्शन मैं S3 के साथ ले सकता हूँ। तो फाइनली मुझे S सेट मिल जाएगा जो मुझे पता करना है। S सेट क्या है? इन तीनों सेट S1, S2, S3, इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन है। ये दुनिया के हर सेट के लिए लागू होता है। आपको 3 सेट या 4 सेट या 5 सेट का इंटरसेक्शन अगर फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं? बारी बारी से इंटरसेक्शन लेना चालू करिए। पहले 2 सेट का इंटरसेक्शन लीजिए, उन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन मिला, जैसे कि यहाँ पर M मिला, तो इस M का मैं इंटरसेक्शन लूँगा S3 के साथ। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? S मिल जाएगा जो मुझे फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम लोग S1 इंटरसेक्शन S2 फाइंड करते हैं, और उसका नाम हम लोग लिख देते हैं M, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लेट M इज इक्वल टू S1 इंटरसेक्शन S2। अब ये जो सेट है S1 इंटरसेक्शन S2, ये क्या होगा? S1 कैसा सेट है? S1 ऑब्वियसली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। और आपने ये ध्यान दिया होगा कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हो और जिसका कॉमन डिफरेंस 3 हो, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग स्टेप काउंटिंग बाय 3 कर रहे हैं। 3-3 के स्टेप में काउंटिंग कर रहे हैं। पहला एलिमेंट देखिए 1 है, फिर 4, फिर 7, फिर 10। स्टेप काउंटिंग बाय 3 है। S2 क्या है? स्टेप काउंटिंग बाय 5 है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 5 है। तो S2 सेट कैसा हुआ? देखिए 2, 7, 12, 17, ये है ना, स्टेप काउंटिंग बाय 5 हो गया। अब जो S1 इंटरसेक्शन S2 होगा उसकी क्या खासियत होगी? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या S1 और S2 में कोई कॉमन एलिमेंट है?
बिल्कुल है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 7 तो एक कॉमन एलिमेंट है। देखिए दोनों सेट में है ना, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी कि ये जो सेट है S1 इंटरसेक्शन S2 ये नल सेट नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो भाई है। पहला एलिमेंट या सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 7 हमने ढूंढ निकाला। अब अगला एलिमेंट क्या होगा ये सोचने वाली बात है। S1 का मतलब क्या है, स्टेप काउंटिंग बाय 3, और S2 का मतलब क्या है, स्टेप काउंटिंग बाय 5। तो S1 इंटरसेक्शन S2 का मतलब क्या होगा, वैसे एलिमेंट जो स्टेप काउंटिंग बाय 3 में भी आते हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल में बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ 5 के भी मल्टीपल में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब S1 और S2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके मल्टीपल में बढ़ेगा, वो 15 के मल्टीपल में बढ़ेगा। इन दोनों का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, उसके मल्टीपल में बढ़ेगा, 3 और 5 के एलसीएम के मल्टीपल में बढ़ेगा। यानी कि इस इंटरसेक्शन सेट का अगला एलिमेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट है 7 और आपको बढ़ना है 15 के स्टेप्स में, तो अगला एलिमेंट हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 22 प्लस 15, फिर क्या होगा 37 प्लस 15 यानी कि 52 हो जाएगा। तो इस तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये आपको क्या मिल गया, देखिए ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कितने के स्टेप में आप बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं 15 के स्टेप में, और फर्स्ट टर्म क्या है 7, यानी कि S1 इंटरसेक्शन S2, इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जिसका पहला टर्म फर्स्ट टर्म 7 हुआ, कॉमन डिफरेंस 15 हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू AP 715, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये वाला नोटेशन क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए हमने यूज़ किया, नहीं तो सिर्फ आप ये लिखकर भी काम चला सकते हैं। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि जो पहला 2 सेट हमने लिया S1 और S2, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जिसका फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस है 15। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो नया सेट बना इंटरसेक्शन वाला, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही क्यों बना, और क्या ये हमेशा ज़रूरी है कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बने, या आपको इंटरसेक्शन में कोई ठीक ठाक सेट मिल जाए, क्या ये हमेशा ज़रूरी है? ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है और यहाँ पर क्यों बन रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन मैं समझाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, S1 जो है वो स्टेप काउंटिंग बाय 3 है, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस 3 है। S2 जो है उसका कॉमन डिफरेंस 5 है, और 3 और 5 कैसे नंबर हैं, 3 और 5 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। इनका जब आप ये लेंगे ना GCD, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो GCD ऑफ 3 5 क्या होता है, इसका GCD ऑफ 3 5 करिएगा तो 1 हो जाएगा। इसी को कहते हैं नंबर थ्योरी की भाषा में कि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं या को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन डिफरेंस ऐसा हुआ कि उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि रिलेटिवली प्राइम नंबर है, तब क्या होता है, इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। ऑब्वियसली इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में जो 3 और 5 दे रखा है ना, और अगले प्रोग्रेशन में देखिए कॉमन डिफरेंस 7 है, तो ये 3 5 7 का बहुत भयंकर रोल है इस क्वेश्चन में। लगता है कि बस सिंपल सा नंबर दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि 3 और 5 के बदले आपको दूसरा नंबर रहता, मान लीजिए कि आपको दे देता कि एक सेट है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है और दूसरे सेट का कॉमन डिफरेंस 4 है, तो क्या उस केस में ज़रूरी है कि जो इंटरसेक्शन हो वो कोई नया सेट मिले? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लीजिए ऐसा 2 4 6 8 है ना भाई, ये देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल है, कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लीजिए जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है और उसका फर्स्ट टर्म है 3, तो क्या हो जाएगा 3 7 11 15,
ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि एक नया सेट है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो क्या मिलेगा? देखिए इंटरसेक्शन कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना। ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं, तो इंटरसेक्शन तो नल सेट हो गया। यानी कि अगर कॉमन डिफरेंस ऐसा होता कि वो दोनों नंबर्स रिलेटिवली प्राइम नहीं होते, तो ये भी पॉसिबल था कि इंटरसेक्शन नल सेट हो जाता, एम्प्टी सेट होता। नल सेट क्यों मिला? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 और 4 है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और फर्स्ट टर्म ऐसा हमने सेट किया है कि दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में जो इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है? इस कारण से नहीं आ रहा है। देखिए 3 और 5 जो कॉमन डिफरेंस है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, इसीलिए। तो अभी हमने S1 और S2 इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड किया। वो क्या निकला? वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकला जिसका फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 15 है। अब आपको फाइनली क्या फाइंड करना है? S फाइंड करना है। वो S क्या हो जाएगा? M इंटरसेक्शन S3। यानी कि अब आपको क्या फाइंड करना है कि जो तीसरा सेट था S3 उसमें और M, ये जो हमने सेट नया लिखा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कहीं नल सेट तो नहीं है, या अगर नल सेट नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है? इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना S3 और M, वो नल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ये है 7 प्राइम नंबर है, ये है 15, तो 7 और 15 ये दोनों भी रिलेटिवली प्राइम हैं, को प्राइम है ना, को प्राइम, क्योंकि देखिए दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए जब हम लोग S3 इंटरसेक्शन M करेंगे तो हमें एक सेट मिलेगा, नल सेट मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। S = M इंटरसेक्शन S3 जब हम लोग करेंगे तो हमें एक सेट मिलेगा। अब उस सेट का पहला टर्म क्या होगा? आपको ऐसा एलिमेंट पता करना है जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो। ये सेट क्या है? S3 सेट है, और इस सेट में भी हो। तो हम लोग ये करते हैं कि ये वाला जो सेट है ना, ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है सेट M, इसके एलिमेंट्स को निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या भाई तुम S3 में लाई करते हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 7 इसमें लाई नहीं करता है, 22 भी नहीं करता है, 37 भी नहीं करता है। तो ये तो एक ब्रूट फोर्स मेथड हो गया चेक करने का। दूसरा आसान तरीका ये है कि आप ये देख रहे हैं कि जो S3 सेट है उस सेट की क्या खासियत है। उस सेट की खासियत या उस सेट की पहचान ये है कि उसके हर एलिमेंट्स क्या हैं? 3 + 7 के, इस टाइप के हैं, 3 + 7 के। यानी कि S3 सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो 3 + 7 के टाइप का होगा। और अभी हम लोग इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को ढूंढ रहे हैं, यानी कि वैसे एलिमेंट्स को ढूंढ रहे हैं जो S3 में भी हैं और इस M में भी हैं। तो हम लोग M के वैसे एलिमेंट्स को पिक करते हैं जो S3 एलिमेंट के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। S3 एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि 3 + 7 के टाइप का होना चाहिए। यानी कि M के एलिमेंट्स में से अगर आप 3 माइनस कर दीजिए तो जो मिले वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ध्यान से समझिए मेरी बात को, ये थोड़ा सा नंबर थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। S3 सेट की क्या खासियत है? S3 सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 3 + 7 के इस टाइप के हैं। तो जो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट मिलेगा वो कैसा होगा? वो सेट M में भी बिलोंग करता है और S3 का भी एलिमेंट होगा, यानी कि 3 + 7 के टाइप का होगा। तो आप सेट M के एलिमेंट्स को उठाइए और चेक करिए कि क्या वो 3 + 7 के टाइप का है। यानी कि उस एलिमेंट में से 3 माइनस कर दें तो हमें जो मिलता है वो 7 का मल्टीपल हो। तो आप देख रहे होंगे कि बार बार से मैं इस 52 के आगे मंडरा रहा हूँ। इस 52 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो 49 मिला। 49 जो है वो 7 का मल्टीपल है, यानी कि जो इंटरसेक्शन है उसका पहला एलिमेंट तो भाई 52 हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये जो S3 सेट है उसमें 52 बिलोंग करता है, वो भी 3 + 7 के टाइप का है। यानी कि ये जो सेट हुआ S, उसका पहला एलिमेंट होगा 52।
आप यहाँ से भी देख रहे हैं कि 37 एक एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स तो इंटरसेक्शन में नहीं होंगे। इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट होगा? 52 होगा। अब इसके बाद अगला एलिमेंट क्या होगा? सिंपल लॉजिक ये लगाइए कि जो S3 है वो कैसा सेट है? स्टेप काउंटिंग बाय 7, और M है वो कैसा सेट है? स्टेप काउंटिंग बाय 15। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कैसा होगा? स्टेप काउंटिंग बाय 7 इंटू 15, यानी कि स्टेप काउंटिंग बाय 105। यानी कि ये जो सेट है उसका अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 52 प्लस 105, यानी कि अगला एलिमेंट हो जाएगा 157। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए, यानी कि ये जो सेट S हुआ, सेट S क्या है? तीनों S1, S2, S3 का इंटरसेक्शन। ये कैसा सेट होगा? ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, AP होगा, जिसका पहला टर्म है 52 और कॉमन डिफरेंस है 105। ये 105 कहाँ से आया समझ लीजिए। 105 ऐसे आया कि जो S3 सेट है उसका कॉमन डिफरेंस है 7, और ये जो हमने सेट M निकाला है उसका कॉमन डिफरेंस है 15। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 15 इंटू 7, 105। यानी कि A की वैल्यू 52 हो गई, D की वैल्यू हो गई 105। तो आंसर हो गया A प्लस डी इज इक्वल टू 157। तो A प्लस डी इज इक्वल टू 157, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। JEE 2015 का प्रॉब्लम है, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स if the ratio of the sum of the first 7 terms to the sum of the first 11 terms is 6:11 and the 7th term lies between 130 and 140, then the common difference of this AP is। अब इस क्वेश्चन में आपको sum of n terms का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें sum of 7 terms and sum of 11 terms का कुछ रेशियो फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है? n इंटू A प्लस n माइनस 1/2 इंटू D। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग S7 सम ऑफ 7 टर्म्स डिवाइडेड बाई S11 ये फाइंड कर सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि S7 और S11 का रेशियो क्या है? 6:11 है। तो इस फॉर्मूले में जब आप n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 11 डालेंगे तो ये जो रेशियो है S7 बाई S11 ये हो जाएगा 7A प्लस 21D डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 11A प्लस 55D। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है 6/11। इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिलेगा A इज इक्वल टू 9D। अब क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो 7th टर्म है दिस लाइज बिटवीन 130 एंड 140। तो ऐसे हम लोग लिख दें T7 लाइज बिटवीन 130 एंड 140। अब T7 क्या होगा? T7 होगा A प्लस 6D। सो दिस लाइज बिटवीन 140 एंड 130। तो हमने अभी तो प्रूव कर दिया है कि A इज इक्वल टू 9D। तो A की वैल्यू यहाँ पर 9D रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 9D प्लस 6D 15D। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 15D लाइज बिटवीन 140 एंड 130। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है जिससे आप इस D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सोचिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि A भी एक नेचुरल नंबर होगा, उसका जो अगला टर्म होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, यानी कि जो D है वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो 15 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 130 और 140 के बीच में लाई करता है? ऑब्वियस सी बात है, 135 15 का मल्टीपल है जो 130 और 140 के बीच में लाई करता है। इट मीन्स 15D इज इक्वल टू 135। तो हमने प्रूव कर दिया कि 15D इज इक्वल टू 135। दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। JEE 2014 का प्रॉब्लम है, लेट A, B, C be positive integers such that B by A is an integer. If A, B, C are in geometric progression and the arithmetic mean of A, B, C is B plus 2, then the value of A square plus A minus 14 by A plus 1 is। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो A, B, C तीनों महाशय हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और तीनों की तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू AR और C इज इक्वल टू AR स्क्वायर, वेयर R इज क्या है? R हो गया कॉमन रेशियो ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये भी ध्यान रखिएगा कि R भी एक इंटीजर होगा,
क्यों इंटीजर होगा? क्योंकि b बाई ए इज़ एन इंटीजर क्वेश्चन में दे रखा है और a b c ये सब के सब तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ही। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि a b c इन तीनों का अरिथमेटिक मीन जो है वो b+2 है, यानी कि इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा b+2। अब इसमें b की जगह ar लिख देते हैं और c की जगह ar² लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, a तो कॉमन बाहर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + r² डिवाइडेड बाई 3 यहाँ आ जाएगा और b की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ar+2। तो आपने अभी एक रिलेशन फाइंड कर लिया a और r में, ये वाला रिलेशन बहुत सिंपल है। अब इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करें, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 3ar+6 हो जाएगा और सारे टर्म्स को एक साइड में लाइए। तो ये सब जब मैनिपुलेशन हम लोग करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन करने के बाद आप लिख सकते हैं कि a × r−1² दिस इज इक्वल टू 6। ये करिएगा तो आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। ये 3 इधर आएगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। इस ar वाले टर्म को इधर LHS में लाइए तो 3ar माइनस हो गया इधर आकर के, तो अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा a × r−1² इज इक्वल टू 6। अब आपके पास अननोन कितने हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि अननोन 2 है, a भी अननोन है, r भी अननोन है, इक्वेशन 1 है। तो कैसे फाइंड किया जाए? इसको फाइंड करने का एक बहुत सिंपल ट्रिक इसमें लगाइए। आपको पता है कि a भी इंटीजर है और ये भी पता है कि r भी इंटीजर है। तो अब आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर जो है वो 6 का फैक्टर होगा। ध्यान रखिए, a × r−1² इज इक्वल टू 6, यानी कि ये जो r−1² है ना, ये जो r−1² है ये 6 का फैक्टर है। ठीक है, 6 को डिवाइड कर रहा है। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 6 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और लास्ट में एक 6 हो सकता है। तो इन सब में आपको कौन दिख रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर है? कोई दिख रहा है 1 2 3 6 में? क्योंकि यहाँ से तो वही आ रहा है ना। ये देखिए, ये जो हमने लिखा a × r−1² इज इक्वल टू 6, इसका मतलब r−1² जो है वो 6 को डिवाइड करता है। इसका मतलब r−1² जो है वो 6 का फैक्टर है। तो दुनिया में कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो 6 का फैक्टर है? 6 का फैक्टर तो यही होगा 1 2 3 6। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 1 है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि r−1² दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमने प्रूव किया ना, ये इस क्वेश्चन का की स्टेप था कि r की वैल्यू हमने कैसे फाइंड कर ली। अननोन 2 है, इक्वेशन 1 है, लेकिन फिर भी हम लोग r और a फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फाइंड कर लिया कि r−1² इज इक्वल टू 1। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं कि r−1 इज इक्वल टू +−1। दिस इम्प्लाइज या तो होगा r की वैल्यू 0 या r की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ से। अब r की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि a b c ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो b बाई a कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो ये 0 को यहाँ से हटा दीजिए। 0 को आपने हटा दिया तो r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू आ गई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं r की वैल्यू हो गई 2। r की वैल्यू 2 हो गई तो इसका मतलब a × 2 - 1² दिस इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6। तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, r की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? ये फाइंड करना था ना, a² + a - 14 डिवाइडेड बाई a+1। तो इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28/7 दिस इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का की स्टेप ये था कि ये जो इक्वेशन आया, एक सिंगल इक्वेशन लेकिन 2 अननोन है, तो उससे हम लोग a की वैल्यू कैसे फाइंड करें और r की वैल्यू कैसे फाइंड करें। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फाइनल आंसर हो गया 4।